हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो एलएनएमयू में 2015 और 17 जो सेशन था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था C1 का, कोर्स 1 का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें 2018 का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग 2015-17 जो सेशन था उसका C1, पहले हम लोग 3-4 साल का C1 डिस्कस करेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज दूसरा डिस्कशंस है C1 पेपर के लिए, और जो ईयर है हमारा वो है आपका 15 से 17। क्वेश्चन पैटर्न ऑलरेडी पता है हमको, 3 घंटे का होता है, फुल मार्क्स 80, पासिंग मार्क्स कितना है 36 है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो 80 मार्क्स का है उसमें पासिंग मार्क्स कितना है 30। अगर 36 आ जा रहा है तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, और यूनिट कितना है इसमें, यूनिट जो है वो 5 यूनिट है। ठीक, और हर यूनिट से एक क्वेश्चन पूछता है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन, यानी हर यूनिट में 2 क्वेश्चन है, उसमें से हमको एक करना है। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन करना एक है। ओके गाइस, तो डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न के उत्तर दें। आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम बिलो, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। यूनिट फर्स्ट है हमारा, यूनिट फर्स्ट है, उसका पहला क्वेश्चन है, हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड बीन ऑलवेज सेम और इट चेंज विद टाइम, एनालाइज विद एग्जाम्पल। जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा जो है बचपन का, वो हमेशा एक रहता है या बदलता रहता है, उसके एग्जाम्पल के साथ समझाना है। देखिए, वो बचपन की अवधारणा क्या हमेशा से एक जैसी रहती है? यदि बदलते समय के साथ इसमें भी बदलाव आते रहे हैं, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल, हमेशा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, हमको पता ही है कि जब बच्चा रहता है तब उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब बचपन अगर है तो उसको खेल कूद से ज़्यादा लगाव रहेगा, पैसा और भी अदर थिंग्स जो है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे बदलता है उसकी थिंकिंग, IQ लेवल और उसके डिज़ायर सब कुछ चेंज होते चले जाते हैं। तो उसके बारे में हमको लिखना है। और हर क्वेश्चन जो गाइज हमारा है दोस्तों वो 16 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन कितना है 16 मार्क्स का, 16 × 5 मतलब हमको 80 मार्क्स का है करना, और 20 मार्क्स हमारा क्या है प्रैक्टिकल। तो 16 मार्क्स के लिए इसको करना है। तो इसको कैसे लिखना है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। अभी बस क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, देयर आर मेनी सोशल प्रेशर ऑन चिल्ड्रेन एंड देयर चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट विद सम एग्जाम्पल इन देयर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। देखिए, बच्चों और उनके बचपन पर समाज के कई दबाव रहते हैं। बिहार के विशेष के संदर्भ में कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस कथन की व्याख्या करें। देखिए, समाज का बच्चों पर दबाव रहता है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं आस पड़ोस और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में रहती है, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेस्ड रहते हैं, और कुछ चुनौतियाँ भी रहती है समाज के कारण ही। तो उन सबको हमको डिस्कस करना है। तो इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक हमको करना है 16 मार्क्स का। अब देखिए, यूनिट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर मैनी स्टीरियोटाइप एजम्पशंस अबाउट एडोलेसेंस इन सोसाइटी, डिस्कस सम ऑफ देम, टेल एज ए टीचर व्हाट विल यू डू टू चेंज देम। देखिए, बेसिकली क्या है, किशोर अवस्था के बच्चों के प्रति समाज, जो हमारा समाज है, किशोर अवस्था के बच्चों के प्रति समाज में कई रूढ़िग्रस्त धारणाएं हैं। देखिए, स्टीरियोटाइप वो होता है जो पहले से चलता चला आ रहा है। जिसे अगर सबसे ज़्यादा स्टीरियोटाइप की आप बात करें
तो मेल और फीमेल यानी लिंग विभेद जो स्टीरियोटाइप हमारे समाज में चलता आ रहा है। तो एक एग्जांपल मैंने बताया, उसी तरीके से बहुत सारी स्टीरियोटाइप अवधारणा है। जैसे देखिए, ये सबसे बड़ी अवधारणा, सबसे गलत अवधारणा हमारे समाज में ये है कि अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी का इजहार करते हैं, और किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो थोड़ा सा गमज़दा होते हैं। और इसको लेकर के तो कई जगह ससुराल में मतलब जो बहू होती है उसको सताया भी जाता है। तो उसके बारे में जो स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस सम मेजर क्वालिटीज़ ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की क्या पीरियड है? रीचिंग एडोलेसेंस। देखिए, एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो आपका 13 से बोल सकते हैं, मतलब 13 से 20 ईयर्स बोल सकते हैं वो पीरियड, उसके बारे में करना। मेजर क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ है, विच काइंड ऑफ स्पेशल टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड बी एम्फेसाइज्ड फॉर ए चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए, हिंदी में क्या है, किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए समझाएं कि आप इस अवस्था के बच्चों के लिए किस प्रकार के विशेष शिक्षण युक्ति को महत्व देंगे। मतलब क्या आपका मेथड ऑफ टीचिंग होगा। मान लीजिए अगर बच्चा 5-6 में है तब क्या यूज़ कीजिएगा, 8 में है तो जैसे IQ लेवल कम है, तो बेसिकली इसमें जो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग का, उसके बारे में डिस्कस करना है। आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इन दो में से कोई एक करना है हमको। यूनिट थर्ड में आपका यूनिट थर्ड का 5वां क्वेश्चन, इन एजुकेशन ऑफ मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन एनालाइज विथ एग्जाम्पल। इज एजुकेशन ए मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन? एनालाइज विथ एग्जाम्पल। क्या शिक्षा भी समाजीकरण का एक माध्यम है? 100 उदाहरण समझाए। बिल्कुल, शिक्षा से ही हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन डिसिप्लिन समाज बनता है। तो उसके बारे में हमको बताना है। एक शिक्षित समाज और एक जो अशिक्षित समाज है उसमें क्या फ़र्क है, उसको भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप सिंपल बात कीजिए तो ह्यूमन और एनिमल में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो एजुकेशन का है। ठीक है, तो इसको करना है या 6 नंबर करना है? 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ इन इक्वलिटी एंड मार्जिनेशन आर इंक्लूडेड प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एक्सप्लेन। सामाजिकरण की प्रक्रिया में असमानता और हाशियाकरण किस तरह शामिल है, व्याख्या कीजिए। सामाजिकरण में असमानता और हाशियाकरण किस तरह शामिल है उसको हमको एक्सप्लेन करना है। देखिए, बेसिकली आज भी कुछ डिमेरिट है, मेरिट भी है। समाज में अगर असमान लोग नहीं रहेंगे तो कोई किसी का काम नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए एक इस समाज में एक करोड़पति भी है, अरबपति भी है ना, कुछ मज़दूर भी हैं, कुछ जेंटल भी हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ जाहिल, मतलब हर तरह के लोग मिलकर के एक समाज बनाते हैं। तो ये असमानता कैसे समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है उसके बारे में डिस्कस हम लोग को करना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट 4 का, विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ कैन बी फाउंडेड इन चिल्ड्रेन विद रेफरेंस टू द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के कारण बच्चों की किस किस तरह की विविधता पाई जा सकती है, उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, बच्चा जो है, इंसान जो है वो समाज से ही बनता है। किस संस्कृति में रह रहा है वो इसको इनडायरेक्ट अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है। जैसे सबसे बड़ा चीज़ इसके लैंग्वेज के पढ़ेगा, इसके रहन सहन पे, बोली चाली पे, इसके एटीट्यूड पे, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जिस पर अफेक्ट करेगा सोशल, उन सबको हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड चैलेंज इन टर्न ऑफ लर्निंग हाउ, कैसे, एज ए टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस
यू एम्फेसाइज विच थिंग्स इज़ योर टीचिंग प्लान। मतलब सीखने के संदर्भ में बच्चों की अपनी अलग अलग क्षमताएं एवं कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। कैसे इस संदर्भ में आप एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर अपनी शिक्षण योजना में किन बातों पर विशेष बल देंगे। देखिए, अब अगर आप एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, अलग अलग वातावरण के बच्चे होंगे, उनको बोलने का, उनके रहने का, है ना, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात की जाए तो जहाँ पे हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चे होंगे और हर IQ लेवल के बच्चे होंगे, तो उसमें आप किस तरीके से कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ कीजिएगा जो हर बच्चे को समझ में आ जाए, तो उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 9 नंबर क्वेश्चन, हाउ स्कूल इन्फ्लुएंस द आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन चिल्ड्रेन। देखिए गाइस, कल हम लोग जो डिस्कस किए थे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही आया था, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मतलब हर साल जो है ना क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर हम 2-3 साल का पेपर कर लें तो आई होप इतना तो हो जाएगा कि हम आसानी से पेपर करके आ सकते हैं। देखिए, यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बस यहाँ पे रोल ऑफ मतलब स्कूल दे दिया, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया। हाउ स्कूल इन्फ्लुएंसेस द आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन चिल्ड्रेन, एनालाइज विथ सब एग्जाम्पल। विद्यालय का बच्चों की अस्मिता निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, 100 उदाहरण विश्लेषण कीजिए। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम कर सकते हैं आसानी से। अगला है आपका, नेक्स्ट है, इनलिस्ट मेजर फैक्टर डिटरमाइन हु प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। मतलब आइडेंटिटी फॉर्मेशंस में बच्चों का सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका कौन निभाता है उसके बारे में एक उदाहरण के सहित हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। बच्चों के अस्मिता निर्माण में भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करें, उनमें से किसी एक कारक की विस्तृत व्याख्या करें। कोई एक कारक का, जैसे आपका सबसे पहला तो देखिए आइडेंटिटी फॉर्मेशंस के लिए सबसे पहला तो उसका बेसिकली वो किस परिवार से बिलोंग करता है, किस समाज से बिलोंग करता है, फिर उसका अपना एजुकेशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई फिल्म स्टार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सब अपने अपने कर्म की वजह से क्या करता है, आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में डिस्कस करना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो 2 साल का पेपर हमने C1 का डिस्कस कर लिया है, 2018 का फर्स्ट लेक्चर में था और ये 2015-17 जो सेशन है उसका है। अब 2 साल का और देखेंगे। अगर वो 4 साल का पेपर अगर हम तैयार कर लिए तो आई होप हम आंसर करके आसानी से आ जाएंगे। ओके गाइज़, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप रिवाइज योर सिलेबस। थैंक यू।